नमस्कार। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में ना अधिकारों की बात तो हमेशा होती है, गर्मा गर्म बहसें होती हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि भाई इन अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं? हमारा संविधान, हाँ, मौलिक अधिकार तो देता है, हम सब जानते हैं, पर साथ ही वो नागरिकों से कुछ कर्तव्यों की भी उम्मीद रखता है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम संविधान के इसी बहुत महत्वपूर्ण पर शायद थोड़े कम चर्चित हिस्से पर बात करने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये संविधान के पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के तहत दिए गए हैं। और ये सिर्फ क्या कहते हैं, नैतिक बातें नहीं है, ये हमारी नागरिकता का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज की ये जो हमारी चर्चा है, इसका मकसद यही है कि संविधान के इस पहलू को समझें। ये मौलिक कर्तव्य आखिर हैं क्या, क्यों डाले गए संविधान में, कैसे, इनका महत्व क्या है, और सबसे जरूरी, भाई मौलिक अधिकारों से इनका रिश्ता क्या है। और हाँ, हमारी ये बातचीत पूरी तरह संविधान और उससे जुड़े जो दस्तावेज हैं उन पर आधारित होगी। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं कि ये कर्तव्य हैं क्या असल में। जैसा आपने कहा, आर्टिकल 51A में कुल 11 कर्तव्य हैं। इन्हें देखिए 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें थी इसके पीछे। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी प्रेरणा वो तत्कालीन सोवियत संघ USSR के संविधान से ली गई थी। वहां भी अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर जोर था। शुरू में 10 थे, फिर 2002 में 86वां संशोधन हुआ। उससे एक और यानी 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 11 कर्तव्य। अच्छा, क्या इन्हें समझने के लिए इनको कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं क्या? किस तरह की जिम्मेदारियों की बात करते हैं ये? हाँ, बिल्कुल। इन 11 कर्तव्यों को ना हम समझने के लिए कुछ मुख्य श्रेणियों में रख सकते हैं। उससे इनकी भावना और दायरा समझना आसान होगा। पहली श्रेणी है वो राष्ट्र और उसके जो प्रतीक हैं उनके प्रति सम्मान से जुड़ी है। इसमें जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं का सम्मान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर, ये सब आता है। और साथ ही देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, जरूरत पड़े तो देश की रक्षा करना, ये भी इसी में है। ये कर्तव्य एक तरह से नागरिक और राष्ट्र का सीधा संबंध दिखाते हैं। राष्ट्र के प्रति एक बुनियादी निष्ठा और सम्मान, ये तो खैर किसी भी देश के नागरिक के लिए स्वाभाविक लगता है। हाँ। और कौन सी श्रेणियां हैं? दूसरी अहम श्रेणी है वो हमारी विरासत और संस्कृति से जुड़ी है। इसमें जैसे स्वतंत्रता संग्राम को जो प्रेरित करने वाले महान आदर्श थे, उनको संजोना, उनका पालन करना, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी किन मूल्यों पर टिकी है। इसी तरह हमारी सामाजिक संस्कृति, जो हमारी मिली-जुली संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसे बचाए रखना। भारत जैसा देश, इतनी विविधता है यहाँ, उसके लिए तो ये बहुत ही अहम है। हाँ, ये विविधता ही तो हमारी पहचान है, सही कहा। अच्छा, और समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं? आजकल सामाजिक ताने बाने को लेके काफी चर्चा होती है। बिल्कुल। तीसरी श्रेणी वो सीधे तौर पर सामाजिक सद्भाव और मानवीय गरिमा से जुड़ी हैं। इसमें है भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना बनाना, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, इन सब भेदभावों से ऊपर उठकर। और इसी में यह भी शामिल है कि ऐसी प्रथाओं को छोड़ना जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हों। ये कर्तव्य एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज की, आप कह सकते हैं, नींव रखते हैं। ये तो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। स्त्रियों का सम्मान, आपसी भाईचारा, इसके बिना कोई समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। निश्चित रूप से। फिर एक और श्रेणी है जो हमारे आसपास की दुनिया और हमारी सोच से संबंधित है। इसमें है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसे बेहतर बनाना, वन, झीलें, नदियाँ, वन्य जीव, सबके प्रति दया भाव रखना। आज जब हम क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो इस कर्तव्य का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। और इसी के साथ जुड़ा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, सीखने और सुधार की भावना का विकास करना, यानी तर्क से सोचना और लगातार सीखते रहना। पर्यावरण और वैज्ञानिक सोच, अरे हाँ, ये दोनों ही आधुनिक समाज के लिए बेहद जरूरी हैं। और भी कुछ है इन कर्तव्य में? हाँ, एक श्रेणी नागरिक व्यवहार और राष्ट्रीय प्रगति से भी जुड़ी है। इसमें जैसे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। अक्सर हम देखते हैं ना, विरोध प्रदर्शनों में या रोजमर्रा में भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, वो इस कर्तव्य के विरुद्ध है। और साथ ही व्यक्तिगत और सामूहिक, हर तरह की गतिविधि में
उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करना, ताकि राष्ट्र जो है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। ये एक तरह से व्यक्तिगत और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को जोड़ता है। और वो 11वां कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया था। जी, 11वां कर्तव्य ये 2002 में 86वें संशोधन से आया। ये कहता है कि माता-पिता या जो भी संरक्षक हैं, उनका ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 साल की उम्र के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर दें। ये सीधे सीधे शिक्षा के अधिकार से जुड़ जाता है, जिस पर हम आगे और बात करेंगे। तो ये 11 कर्तव्य मिलकर एक तरह से कहें तो जिम्मेदार नागरिकता का पूरा खाका खींचते हैं। ठीक है, तो ये कर्तव्य हमें राष्ट्र, समाज, पर्यावरण और खुद के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें संविधान में जोड़ने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों, खासकर 1976 में, वो जो एक खास राजनीतिक माहौल था। हाँ, इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है। जैसा हमने पहले कहा, ये 42वें संशोधन से 1976 में इमरजेंसी के दौरान लाए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति जिसने सिफारिश की थी, उसने महसूस किया कि सिर्फ अधिकारों की बात करना काफी नहीं है। नागरिकों को उनके राष्ट्र और समाज के प्रति जो कर्तव्य है, उनका भी एहसास होना चाहिए। समिति का मानना था कि भाई अधिकारों और कर्तव्यों में एक संतुलन हो और लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सिर्फ अधिकार मांगने तक न रहे, बल्कि जिम्मेदारियां निभाने में भी दिखे। तो क्या ये सिर्फ नैतिक बातें हैं या इनका कोई व्यवहारिक, कोई कानूनी महत्व भी है? नहीं, ये सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं है, इनका व्यवहारिक और हाँ, परोक्ष रूप से कानूनी महत्व भी है। सबसे पहले तो ये नागरिकों को उनके अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। ये राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं, जैसे सामाजिक सद्भाव, एकता, वैज्ञानिक प्रगति। ये नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ाते हैं। एक तरह से ये नागरिकों को राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कामों से, जैसे झंडे का अपमान करना या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, इनसे बचने के लिए सचेत करते हैं। और कानूनी महत्व की जो बात कर रही थी आप, क्या अदालतें इनका संज्ञान लेती हैं? हाँ, यहाँ एक दिलचस्प कानूनी पहलू में ये कर्तव्य जो है, ये अदालतों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता जांचने में मदद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि किसी कानून की संवैधानिकता तय करते समय अगर कोर्ट ये पाती है कि वो कानून किसी मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने में मदद कर रहा है, तो उसे अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार या अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, इनके तहत लगाए गए उचित प्रतिबंध के तौर पर देखा जा सकता है। इस तरह मौलिक कर्तव्य किसी कानून को असंवैधानिक होने से बचाने में मददगार हो सकते हैं। ये तो दिलचस्प है, लेकिन क्या ये मौलिक अधिकारों की तरह सीधे तौर पर लागू करने योग्य हैं? मतलब अगर कोई नागरिक अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा, तो क्या उसके खिलाफ सीधे कोर्ट जा सकते हैं? सीधे तौर पर नहीं। यहीं पर मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों में एक बड़ा अंतर आ जाता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो कोई भी नागरिक सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर ऐसा कोई सीधा कानूनी उपाय संविधान में नहीं दिया गया है। इसीलिए इन्हें नॉन जस्टिशिएबल यानी कि गैर न्यायोचित कहा जाता है। तो फिर इनका फायदा क्या हुआ अगर इन्हें सीधे लागू ही नहीं किया जा सकता? देखिए, सीधे लागू न होने का मतलब ये नहीं है कि ये महत्वहीन है या पूरी तरह से बेअसर है। पहली बात, संसद कानून बनाकर किसी खास कर्तव्य के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान कर सकती है, और कई मामलों में ऐसा किया भी गया है। जैसे नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, वो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अपमान को रोकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये पर्यावरण की रक्षा वाले कर्तव्य को लागू करते हैं। दूसरी बात, जैसा हमने अभी बात की, ये अदालतों के लिए कानूनों की व्याख्या करने में गाइड का काम करते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये संविधान का अभिन्न अंग है और एक नागरिक समाज बनाने के लिए नैतिक और सामाजिक दिशा देते हैं। समझ गया। तो सीधे लागू न होने के बावजूद ये अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। अब उस अहम सवाल पर आते हैं, अधिकार और कर्तव्य का रिश्ता। अक्सर कहा जाता है ना कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही कहा। अधिकार और कर्तव्य ये अविभाज्य माने जाते हैं, इनसेपरेबल। जहां अधिकार हमें कुछ करने या पाने की आजादी देते हैं, वहीं कर्तव्य हम पर कुछ करने या न करने की जिम्मेदारी डालते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
हमारे स्रोत बताते हैं कि महात्मा गांधी ने भी हिंद स्वराज में इस पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि वास्तविक अधिकार कर्तव्य के सुचारू पालन से ही प्राप्त होते हैं। उनका मानना था कि अगर हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन करे तो अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप मिल जाएंगे। क्या संविधान में भी हमें ये जुड़ाव देखने को मिलता है? हाँ। आपने वो 11वें कर्तव्य का उदाहरण दिया था। हाँ, वो सबसे साफ उदाहरण है। 2002 में जो 86वां संशोधन हुआ, उसने 2 बड़े काम किए। एक तरफ तो अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। दूसरी तरफ इसी संशोधन से अनुच्छेद 51A में 11वां कर्तव्य के जोड़ा गया, जो माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य बताता है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर दें। यहाँ देखिए, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक बन गए, एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। और क्या न्यायपालिका ने भी इस संबंध को महत्व दिया है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2003 का एक मामला था रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ, उसमें इस पर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने माना था कि मौलिक कर्तव्यों को सिर्फ कानूनी सजा के डर से नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव और जागरूकता के जरिए भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि लोग उन्हें गंभीरता से लें। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मौलिक कर्तव्य संविधान का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें मौलिक अधिकारों जितना ही महत्व दिया जाना चाहिए। मतलब अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन साधने की जरूरत है। तो जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक और जिम्मेदार होते हैं, तो इसके क्या फायदे होते हैं समाज और देश के लिए? इसके कई दूरगामी फायदे हैं। पहला, इससे एक संतुलित और जिम्मेदार नागरिक समाज बनता है, जहां लोग सिर्फ अपनी मांगों पर नहीं, बल्कि अपने योगदान पर भी ध्यान देते हैं। दूसरा, ये सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। जब लोग भाईचारे, सहिष्णुता, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा जैसे कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है ना? तीसरा, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। जब हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने का अपना कर्तव्य निभाते हैं, तभी हमारी अपनी आज़ादी भी सुरक्षित रहती है। चौथा, ये राष्ट्रीय लक्ष्यों को पाने में सहायक होता है, चाहे वो पर्यावरण बचाना हो, वैज्ञानिक तरक्की हो या सामूहिक उत्कृष्टता। ये तो हुए सकारात्मक पहलू, लेकिन क्या इस संतुलन को साधने में कुछ चुनौतियां भी हैं? क्या अधिकार और कर्तव्य हमेशा आसानी से साथ साथ चल पाते हैं? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, और हाँ, व्यवहार में कुछ चुनौतियां ज़रूर हैं। पहली चुनौती तो इनके कानूनी दर्जे के अंतर से ही पैदा होती है। जैसा हमने बात की, अधिकार जस्टिसेबल हैं, कर्तव्य नहीं। इस वजह से कई बार कर्तव्यों को अधिकारों जितनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। आप देखें तो लोगों में अधिकारों के प्रति जितनी जागरूकता है, उतनी शायद कर्तव्यों के प्रति नहीं है। और इसके अलावा दूसरी चुनौती कुछ कर्तव्यों की प्रकृति से जुड़ी है। कुछ कर्तव्य जैसे स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये थोड़े अमूर्त सब्जेक्टिव लग सकते हैं। इनकी कोई एक निश्चित परिभाषा या पैमाना तय करना मुश्किल है। भाई, किसने आदर्शों को कितना संजोया, किसका दृष्टिकोण कितना वैज्ञानिक है, ये कैसे मापें? इससे उनके पालन या उल्लंघन को लेकर थोड़ी अस्पष्टता बनी रहती है। क्या सामाजिक या धार्मिक मान्यताओं के साथ टकराव की कोई स्थिति बन सकती है? हाँ, ये भी एक संभावित चुनौती है। जैसे समरसता और समान भ्रातृत्व को बढ़ावा देने वाला कर्तव्य है। इसका पालन करते हुए अलग अलग समुदायों की जो खास सांस्कृतिक या धार्मिक प्रथाएं हैं, उनके साथ संतुलन बनाना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। इसी तरह कुछ सामाजिक सुधारों से जुड़े कर्तव्य शायद व्यक्तिगत कानूनों या गहरी जड़ों वाली मान्यताओं से टकरा सकते हैं। हालांकि संविधान का उद्देश्य हमेशा सामंजस्य बनाना रहा है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि कुछ कर्तव्यों का पालन करने की उम्मीद तभी की जा सकती है जब नागरिकों के बुनियादी अधिकार पूरे हों। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक बहुत विचारणीय और संवेदनशील मुद्दा है। तर्क ये है कि एक नागरिक जिससे आप देश की रक्षा करने या राष्ट्रीय सेवा देने कर्तव्य की उम्मीद कर रहे हैं, क्या उसके पास जीवन और आजीविका का सुरक्षित अधिकार है? या जिस नागरिक से आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण कर्तव्य H विकसित करने की उम्मीद कर रहे हैं, क्या उसे अच्छी शिक्षा और सूचना तक पहुंच का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 21A और 19(1)A मिला है। ये अधिकारों और कर्तव्यों की पारस्परिकता का सवाल है। हाँ, संविधान तो दोनों को साथ लेकर चलने की बात करता है, पर जमीनी हकीकत में ये संतुलन साधना हमेशा आसान नहीं होता।
ये दिखाता है कि अधिकार और कर्तव्य कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो आज हमने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर काफी विस्तार से बात की। हमने समझा कि ये 1976 में 42वें संशोधन के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर कैसे शामिल हुए। पार्ट 4A आर्टिकल 51A में हमने उन 11 कर्तव्यों की भावना और उनके अलग अलग आयामों को जाना। राष्ट्र, समाज, पर्यावरण, व्यक्तिगत विकास के प्रति हमारी जिम्मेदारियां। हमने उनके महत्व, उनकी कानूनी स्थिति और मौलिक अधिकारों के साथ उनके जटिल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते को भी समझने की कोशिश की। ये सिर्फ कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे स्रोत भी साफ करते हैं, एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सामंजस्य साधना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। सिर्फ अधिकारों पर जोर देना या सिर्फ कर्तव्यों की बात करना, ये अधूरा है। जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं और साथ ही अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करते हैं, तभी हम संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श दिए गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उन्हें सही मायने में हासिल कर सकते हैं। और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हर नागरिक की भूमिका बहुत अहम है। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, आज का भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। नई सामाजिक चुनौतियां हैं, अभूतपूर्व तकनीकी विकास हो रहा है, पर्यावरण के मुद्दे पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। ऐसे में क्या मौलिक कर्तव्यों की जो मौजूदा सूची है आर्टिकल 51A में, वो पर्याप्त है? क्या इसमें आज के संदर्भ में कुछ और कर्तव्य जोड़ने की जरूरत है, जैसे डिजिटल दुनिया में जिम्मेदार व्यवहार का कर्तव्य, या समाज में जो गलत सूचनाएं और नफरत फैल रही है उससे लड़ने का कर्तव्य? अगर हाँ, तो क्यों? और इसका हमारे समाज और लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।